Hello students, मैं रोजप्रीत कौर. Welcome to our GDC nursing classes. Let us continue our subject as well as our chapter. So, adult health nursing, in which we continue chapter 2, nursing management of patient with disorders of eye. So, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं. दैट इंक्लूड डिसऑर्डर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स, जो आई के डिसऑर्डर्स है जिसमें हमने रिफ्रैक्टिव एरर्स को पढ़ लिया है, आईलिड्स के डिसऑर्डर्स को पढ़ लिया है. उसी के साथ साथ आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ लेंसेज, जिसका पहला पार्ट है हमारा कैटरैक्ट. तो कैटरैक्ट में होता क्या है पहले हम वो जान लेते हैं. तो कैटरैक्ट में मेनली क्या होता है कि हमारी आई में जो लेंस है उसमें क्लाउडीनेस हो जाती है. मतलब क्या हो जाता है कि वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लाइट है आपकी आई में एंटर करती है नॉर्मली. जब क्लाउड नहीं होगा, मतलब जब कैटरैक्ट नहीं होगा तो वो नॉर्मली एंटर करेगी. लेकिन कैटरैक्ट की कंडीशन में क्या होगा कि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा लाइट का हमारी आई में एंटर होने के लिए, और वहां पर कोई भी हमें क्या है कि इमेज जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देगी. तो यहाँ पे जो क्लाउड है वो क्या करता है कि लाइट को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है आई में एंटर करने के लिए. तो चलिए लेट अस स्टडी इन डिटेल. सो देखिए बच्चों की ये जो है एक हेल्दी आई है और ये आई विथ कैटरैक्ट है. तो आप देखिए कि यहाँ पे हेल्दी आई का जो लेंस होता है वो बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट लेंस है, ये बिल्कुल क्लियर है. वहीं पर अगर कैटरैक्ट है आपको तो यहाँ पर जो लेंस होगा वो क्लाउडेड होगा. आप देख सकते हैं ये दोनों में ही बहुत डिफरेंस है. अगर आपका जो आपकी जो आई है वो क्या है कि वो नॉर्मल है तो जो लेंस होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, यहाँ पे लाइट एंटर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन वहीं पर अगर आपको कैटरैक्ट है, जो लेंस है वो कैसा होगा, क्लाउडी लेंस होगा. तो इसकी वजह से जो लाइट है वो प्रॉपरली आपकी आई में एंटर नहीं करेगी. सो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है ये. कैटरैक्ट इज अ क्लाउडिंग इन द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई वेरिंग इन द डिग्री from slight to complete opacity and obstructing the passage of light. कहने का मतलब क्या है कि कैटरैक्ट क्या है कि क्लाउडिंग, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है हमारी आई में, वहां पे क्लाउडिंग जो होता है, क्लाउडीनेस फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर लाइट का कंप्लीट ओपेसिटी हो रहा है, या फिर वहां पे क्या हो रहा है कि उसका कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो क्या कर रहा है कि लाइट को एंटर करने में दिक्कत क्रिएट कर रहा है. वहां पे क्या करेगा कि ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, जो लाइट है वो एंटर ही नहीं हो पा रही है हमारी आई में. नेक्स्ट है कैटरैक्ट इज अ क्लाउडी और ओपेसिटी ऑफ द लेंस दैट लीड्स टू ब्लरिंग ऑफ विजन एंड इवेंचुअली लॉस ऑफ साइट. मींस कैटरैक्ट क्या है, क्लाउडी है और ओपेसिटी हो जाती है यहाँ पे लेंस की, जो क्या लीड कर रहा है कि ब्लरिंग विजन. क्या लीड कर रहा है, यहाँ पे जो विजन है हमारा वो ब्लर हो जाएगा. साथ ही साथ यहाँ पर लॉस ऑफ साइट भी हो सकती है. क्या है कि कैटरैक्ट जो है अगर वो सीवियर हो जाएगा तो वहां पर जो है कि हमारी जो साइट है वो भी लॉस हो सकती है. सो ये थी इनकी दो डेफिनेशन. आपको जो भी इनमें से इजी लगे इन दोनों डेफिनेशन में आप उसको याद करें और अच्छे से लिखें और समझें. नेक्स्ट है इटियोलॉजी. अब कैटरैक्ट किन किन कॉजेस की वजह से होता है गाइस. इटियोलॉजी का मतलब है यहाँ पर कॉजेस. तो कैटरैक्ट जो है वो किन किन कारणों की वजह से बच्चों होगा, किन किन कॉजेस की वजह से जो है वो कैटरैक्ट हो सकता है. तो पहला है हमारा इन्वायरमेंटल कॉज. मतलब इन्वायरमेंट में क्या वेरिएशन होगा जिससे हमें कैटरैक्ट होने का चांस है. सो फर्स्ट इज ऑस्मोटिक इम्बैलेंस. अगर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें क्या हो रहा है कि इम्बैलेंसिंग हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, तो क्या होगा कि तब आपको कैटरैक्ट होने का चांस है. नेक्स्ट है टेम्परेचर चेंजेस. टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, लो हो रहा है, वेरिएशंस हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में, तो भी क्या है कि हमें कैटरैक्ट होने का चांस है. नेक्स्ट है यूवी रेडिएशंस. यूवी रेडिएशंस मीन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. क्या हो रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा आपके आईज में क्या हो रहा है कि यूवी रेडिएशंस जो है वो पड़ रहे हैं या आप उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तब भी आपको कैटरैक्ट होने का चांस है. नेक्स्ट है ड्रग एंड टॉक्सिन्स. ड्रग एंड टॉक्सिन्स जो है वो सेकंड कॉज है जो क्या करते हैं, कैटरैक्ट को कॉज करते हैं. सो इसमें है ऑर्गन्स लाइक फॉस्फेट्स एंड थियासिमाइड. मींस ऐसे ड्रग्स और टॉक्सिन्स अगर आप इनके डायरेक्ट एक्सपोजर में आ रहे हैं या फिर क्या हो रहा है कि आप इनके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, जैसे कि फॉस्फेट्स एंड थियासिमाइड,
तो भी आपको कैटरैक्ट हो सकता है, या फिर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के कांटेक्ट में आप आ रहे हैं, या फिर उसके अलावा जेनेटिक्स जो है वो थर्ड कॉज है। जेनेटिक में मतलब क्या हो रहा है कि जीन्स के ऊपर ये डिपेंड है, मतलब कि फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन भी क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे से फैल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि तब भी आपको जेनेटिक है अगर आपको, तब भी आपको कैटरैक्ट होने का चांस है, जिसमें जेनेटिक्स प्रेडिस्पोजिशन आता है। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी टाइप का इंट्रा ऑक्यूलर डिसऑर्डर है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ इंट्रा ऑक्यूलर डिसऑर्डर दैट यू मे डेफिनेटली हैव कैटरैक्ट। सो इसमें आपका आता है रेटिनल डिटैचमेंट, हेपेटाइटिस एंड चिकन पॉक्स। रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो एक आई डिसऑर्डर है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आई डिसऑर्डर है जो आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मींस क्या होता है कि इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन इन द लिवर मींस Hepatitis means infection and inflammation in liver. Next is chicken pox. चिकन पॉक्स भी क्या कर सकता है आपको कैटरैक्ट कंडीशन जो है वो कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं अब हम रिस्क फैक्टर्स पे। रिस्क फैक्टर्स मतलब कौन कौन से लोग जो हैं जिनको रिस्क है कि जिनको कैटरैक्ट होने का चांस है। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा एज फैक्टर। बढ़ती एज के साथ क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे हमें कैटरैक्ट होने का चांस हो जाएगा। क्यों? एज इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर कैटरैक्ट्स, विद मोस्ट कैटरैक्ट्स बीइंग एज रिलेटेड। ज्यादातर जो कैटरैक्ट्स होते हैं वो एज रिलेटेड ही होते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत ज्यादा ओल्ड पीपल को कैटरैक्ट का क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इतना यंग पीपल में या बच्चों में नहीं होता, लेकिन जो ओल्ड पीपल्स होते हैं जिनकी एज जो है वो बढ़ रही है, तो उनमें कैटरैक्ट जो है वो ज्यादातर देखा जाता है। नेक्स्ट है डायबिटीज। इफ यू हैव एनी सिस्टमिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज हो गया, डायबिटीज, पीपल विद डायबिटीज हैव अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैटरैक्ट्स। जिनको डायबिटीज है उनमें हायर रिस्क है कैटरैक्ट डेवलप होने का। नेक्स्ट है आपका हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट्स, आप इसको लिख लें, याद कर लें। हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर, वहीं पे अगर हाइपोटेंशन होगा तो दैट इज लो ब्लड प्रेशर। मैं आपको वीडियो में बीच बीच में बताती रहती हूँ कि टर्मिनोलॉजी इस नर्सिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइवा में आपसे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, तो आप जो टर्मिनोलॉजी इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अच्छे से इनको याद रखें। आप एक नोटबुक पे इनको अच्छे से रिटन कर लें, क्योंकि ये जो होता है मतलब वाइवा में भी पूछा जा सकता है, एज वेल एज 2 मार्क्स में आपको आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा सकता है। सो हाई ब्लड प्रेशर मींस हाइपरटेंशन, तो जिनको हाइपरटेंशन है उनको भी कैटरैक्ट होने का चांस है। सो हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज ब्लड वेसल्स इन द आईज, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कैटरैक्ट। अब हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है कि जो हाइपरटेंशन है इसमें जो आपकी आईज की ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कैटरैक्ट होने का चांस है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। इफ यू आर ओबेस मतलब आप मोटे हैं, ओबेस हैं, तब भी आपको कैटरैक्ट होने का चांस है। सो बीइंग ओवरवेट कैन कंट्रीब्यूट टू कैटरैक्ट फॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि अगर आप ओवरवेट है तो ये भी क्या कंट्रीब्यूट करता है, इसकी वजह से भी आपको कैटरैक्ट फॉर्म होने का चांस है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर कैटरैक्ट्स। स्मोकिंग भी एक अनदर रिस्क फैक्टर है। जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं उनको भी क्या हो सकता है कि कैटरैक्ट होने का चांस है, मतलब वो भी अगर स्मोकर्स जो है वो भी इसके रिस्क में आते हैं कि उनको कैटरैक्ट जो है वो डेवलप हो सकता है। इफ यू आर कंज्यूम एक्सेसिव एल्कोहल, अगर आप बहुत ज्यादा एल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो क्या होगा कि हैवी अल्कोहल यूज कैन अल्टर द नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट्स इन द लेंस ऑफ द आई, प्रोमोटिंग कैटरैक्ट फॉर्मेशन। क्या होगा यहाँ पे कि अगर आप ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो ये क्या कर देगा कि यहाँ पे आपके जो आईज में एंटी ऑक्सीडेंट्स, मतलब जो नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट्स है लेंस में, वो यहाँ पे क्या होंगे कि अल्टर्ड हो जाएंगे, उनका जो लेवल होगा वो अल्टर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कैटरैक्ट को प्रमोट करेगा। अगर आपकी आई के जो लेंस है उनमें क्या होगा कि जो हमारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है वो अल्कोहल की वजह से यहाँ पे अल्टर हो जाएंगे, एंड ये क्या करेगा कि यहाँ पर कैटरैक्ट फॉर्म
करेगा। नेक्स्ट आता है सन एक्सपोजर। अगर आप सन के एक्सपोजर में भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो क्या होगा कि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू यूवी रेस, क्या हो रहा है कि अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेस के एक्सपोजर में ज्यादा आ रहे हैं तब भी आप जो है कैटरैक्ट के रिस्क में है। So UV radiations from the sun can damage the eye lens, increasing the risk of cataracts. UV rays क्या करती हैं कि जो हमारा आई लेंस है उनको ये डैमेज कर सकती हैं। तो ये थे हमारे रिस्क फैक्टर जो इंक्लूड करता है हमारा एज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, स्मोकिंग, excessive alcohol consumption and sun exposure. So these are the risk factors for developing cataract. नेक्स्ट अब आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन मीन्स टाइप। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम ने तो बताया था कि क्लासिफिकेशन टाइप्स तो बोला ही नहीं था। ऐसा नहीं है, क्लासिफिकेशन और टाइप्स एक ही बात है। अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है तो आपको टाइप्स ही लिखना है, और अगर आपसे टाइप्स पूछा जा रहा है तो मतलब कि जो क्लासिफिकेशन मैम ने लिखवाया था वही टाइप्स हैं। डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वजह से। सो पहला है हमारा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कॉज की वजह से जो हमारे कॉजेस हैं उनके बेस पे जो है इनको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। सो पहला है हमारा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन which include congenital cataract and acquired cataract. अब acquired cataract is further divided into subtypes. So पहले हम देखेंगे congenital cataract क्या होता है। When the disturbance occur before birth, the child born with congenital cataract. Congenital का means है at birth. अगर कोई भी डिजीज में congenital आ रहा है तो कहने का मतलब है कि वो डिजीज जो है वो बच्चे को पैदा होने के टाइम पर ही है, मीन्स बर्थ के टाइम से ही है उसको। तो कंजेनाइटल कैटरैक्ट में क्या है कि व्हेन द डिस्टर्बेंस अकर बिफोर द बर्थ, बर्थ से पहले ही क्या हुआ है कि आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस अकर हो गया है, तो जो चाइल्ड है उसको क्या होगा, कंजेनाइटल कैटरैक्ट हो सकता है। बर्थ से पहले ही उसकी आईज में कोई प्रॉब्लम है या फिर आईज में कोई परेशानी होगी है तो इट मींस चाइल्ड इज बोर्न विद कैटरैक्ट। नेक्स्ट आता है अक्वायर्ड कैटरैक्ट। इन अक्वायर्ड कैटरैक्ट opacification occur due to degeneration of the already ferment normal lens fiber. यहाँ पे क्या है कि acquired जो हमारा acquired cataract है यहाँ पर opacification occur हो रहा है, मतलब यहाँ पे cloudiness form हो रहा है। उसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो हमारे normal lens fibers है उनमें degeneration होने लगेगा। क्या होगा कि हमारे जो normal lens fiber है वो क्या होंगे, वो degenerate होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स। तो पहला इसका अक्वायर्ड कैटरैक्ट का सब टाइप है सिनाइल कैटरैक्ट। इसको हम एज रिलेटेड कैटरैक्ट भी बोलते हैं। सिनाइल का मतलब है एज रिलेटेड, मतलब एज के साथ जो आपको कैटरैक्ट होने का चांस है उसको हम बोलेंगे सिनाइल कैटरैक्ट। तो इसीलिए हमने इसको बोला इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज रिलेटेड कैटरैक्ट, कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब है कि धीरे धीरे, प्रोग्रेसिव क्लाउडिंग एंड थिकनिंग ऑफ द लेंस ऑफ द आई। सिनाइल कैटरैक्ट में क्या हो रहा है कि एज के साथ ग्रेजुअल धीरे धीरे लॉस हो रहा है, क्या जो हमारी लेंस की जो हमारी क्या है कि थिकनिंग है वो लॉस हो रही है, और वहां पे क्या हो रहा है कि क्लाउड जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए हमने इसको बोला है सिनाइल कैटरैक्ट। नेक्स्ट आता है ट्रोमैटिक कैटरैक्ट। ट्रॉमा का मीन्स होता है इंजरी, मतलब किसी भी टाइप की इंजरी की वजह से अगर आपको कैटरैक्ट हो रहा है तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट। सो इट रेफर्स टू द ओपेसिटी ऑफ लेंस सेकेंडरी टू सम अदर इंट्राओकुलर डिजीज, इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कैटरैक्ट। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि ये ओपेसिटी ऑफ लेंस की वजह से हो रहा है, साथ ही साथ अगर इसी के साथ आपको कोई और इंट्राओकुलर डिजीज है, आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का हार्म हो गया है, कोई डिजीज है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको कैटरैक्ट होने का चांस होगा। इसीलिए हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी है, मतलब कि उसके साथ यहाँ पे ओपेसिटी ऑफ लेंस हो ही रहा है। क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ पे क्लाउडीनेस तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अगर आपको किसी के साथ कोई डिजीज है, सेकेंडरी बात होगी ना पे कि मतलब साथ में उसके सेकेंडरी चीज होगी, तो तभी हम इसको सेकेंडरी कैटरैक्ट भी बोलेंगे। मतलब
Traumatic cataract is also known as secondary cataract. Next is morphological classification. अब morphological classification में कितने टाइप्स है हमारे? टोटल 5 टाइप्स के हमारे जो है morphological classification है. सो देखते हैं इनको. फर्स्ट इज कैप्सुलर कैटरैक्ट. कैप्सुलर कैटरैक्ट क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स कैप्सूल एंड मे बी एंटीरियर पोस्टीरियर कैप्सूल. हमारी आई का जो कैप्सूल है ये उसको इन्वॉल्व करेगा, इसीलिए इसका नाम जो है, आप नाम से ही इनका जो मतलब जो है वो समझ सकते हैं. तो इसमें क्या है कि कैप्सूल कैटरैक्ट है, तो यहाँ पे कैप्सूल को इन्वॉल्व किया जाएगा और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर. मेडिकल टर्म में एंटीरियर मींस फ्रंट एंड पोस्टीरियर मींस बैक. तो यहाँ पे कैप्सूल इन्वॉल्व है, वो एंटीरियर और पोस्टीरियर कैप्सूल, मतलब आगे का और पीछे का, मींस फ्रंट और बैक दोनों ही इसमें इंक्लूड हो सकते हैं. मे बी मतलब एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी, या तो सिर्फ एंटीरियर हो सकता है या सिर्फ पोस्टीरियर हो सकता है, लेकिन होने को ये दोनों भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज सब कैप्सुलर कैटरैक्ट. इट इन्वॉल्व सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स. अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कॉर्टेक्स है ये उसके सुपरफिशियल मतलब जो ऊपरी परत का जो है सुपरफिशियल जो है उसको इंक्लूड करेगा, जो कि जस्ट बिलो द कैप्सूल, जो कि कैप्सूल के जस्ट नीचे का पार्ट है. जो कॉर्टेक्स है हमारा वो कैप्सूल के जस्ट नीचे का पार्ट है. एंड इंक्लूड्स एंटीरियर सब कैप्सूल और पोस्टीरियर सब कैप्सूल. ये जो है वो एंटीरियर मतलब फ्रंट पार्ट, जो हमारा फ्रंट सब कैप्सूल है, और जो हमारा बैक मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही कैप्सूल्स को क्या कर रहा है, ये इन्वॉल्व कर रहा है. तो ये है हमारा सब कैप्सुलर कैटरैक्ट. नेक्स्ट आते हैं कॉर्टिकल कैटरैक्ट पे. तो कॉर्टिकल कैटरैक्ट में क्या है कि द लेंस फाइबर्स ऑफ द कॉर्टेक्स आर मेनली अफेक्टेड. यहाँ पर जो हमारा कॉर्टेक्स है उसके जो लेंस फाइबर होते हैं वो अफेक्टेड होंगे. क्या होगा कि जो हमारा कॉर्टिकल कैटरैक्ट है यहाँ पर जो हमारे लेंस फाइबर्स है किसके, कॉर्टेक्स के, दे आर मेनली अफेक्टेड. That's why it is called cortical cataract. Next, supranuclear cataract. It involves only the deeper part of the cortex just outside the nucleus. ये क्या कर रहा है, जहां पर जो सब कैप्सुलर कैटरैक्ट था वो क्या कर रहा था, कॉर्टेक्स के सुपरफिशियल पार्ट को क्या कर रहा था, इन्वॉल्व कर रहा था, जो कि जस्ट बिलो द कैप्सूल था. लेकिन सुप्रान्यूक्लियर कैटरैक्ट में क्या हो रहा है कि ये इन्वॉल्व कर रहा है हमारे कॉर्टेक्स के डीपर पार्ट को, जो कि कहाँ पे है, जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस. कहाँ पे, न्यूक्लियस के आउटसाइड पे. नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर कैटरैक्ट. सो इट इन्वॉल्व्स द न्यूक्लियस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस. अब जो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस का जो न्यूक्लियस है ये उसको इन्वॉल्व कर देता है, उसको अफेक्टेड कर देता है, तभी हम इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियर कैटरैक्ट. सो ये था हमारा क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, दैट इज एटियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल. एटियोलॉजिकल इंक्लूड्स 2 कैटरैक्ट, दैट इज कंजेनाइटल कैटरैक्ट एंड एक्वायर्ड कैटरैक्ट. Acquired cataract is further divided into 2 types of cataract, that is senile cataract and traumatic cataract. Next आते हैं morphological classification पे, जो include कर रहा है capsular cataract को, subcapsular cataract को, cortical cataract को, supranuclear cataract को and nuclear cataract को. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है. आपसे 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है आपके एग्जाम में कि what are the types of the cataract. So you have to write all the types and well explained it. Next आते हैं पैथोफिजियोलॉजी. कैसे हमारी बॉडी में मतलब कैसे क्या होगा इसका, मतलब जो कैटरैक्ट है वो मतलब कौन सी प्रोसेस होगी तब जाकर जो कैटरैक्ट जो है वो हमारी बॉडी में अकर होगा. तो क्या होता है कि सबसे पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी पैथोलॉजी हमारे कॉजेस से ही स्टार्ट होती है, मतलब किस कॉज की वजह से. कौन सा इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, एज की वजह से, डायबिटीज की वजह से, अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, यूवी रेडिएशंस की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से क्या हुआ कि आई में डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो गया. क्या हुआ कि हमारी आई में डीजनरेटिव प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से इंक्रीज डेंसिटी एंड येलोइश ब्राउन कलरेशन ऑफ द लेंस.
आई में डीजनरेशन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारी लेंस की इंटेंसिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। साथ ही साथ हमारी आई के जो लेंस का कलर है उसमें भी वेरिएशन हो गया। नॉर्मली हमारी आई के लेंस का कलर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, एकदम क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब कैटरैक्ट फॉर्म होने को होगा तो जो हमारी लेंस का कलर है वो येलो हो जाएगा, साथ ही साथ ब्राउन हो जाएगा। इसमें मतलब डेंसिटी में एज वेल एज लेंस के कलर में वेरिएशन होगा। जब क्या हुआ कि यहाँ पर लेंस के कलर में येलोइश और ब्राउनिश कलर आ गया, देन क्लाउडी लेंस हो जाएंगे, क्लाउडी लेंस हो जाएंगे वो। और क्या करेंगे कि लैक ऑफ द ट्रांसमिट एंड फोकस लाइट रेज ऑन द रेटिना। मेनली आई में क्या होता है कि लाइट ने आई में एंटर किया और वो क्या करेगी, रेटिना पे जाके फोकस करेगी, तभी जो रेटिना है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ब्रेन तक हमारी इमेज को क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि क्लाउडी लेंस की वजह से यहाँ पे जो लाइट है वो ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है, वो अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही है जो लाइट रेज है, कहाँ पर, रेटिना पर। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो विजन होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। सिंपल सी बात ये है बच्चों कि इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो प्रोसेस है वो कैसी हो जाएगी, डीजनरेटिव हो जाएगी, वर्क नहीं करेगी अच्छे से वो। उसके बाद हमारा जो लेंस है आई का, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ लेंस का जो कलर है वो येलोइश ब्राउन हो जाएगा, लेंस क्लाउडी हो जाएंगे, लाइट रेटिना पर एंटर नहीं करेगी, फोकस नहीं करेगी और जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैटरैक्ट। अब कैटरैक्ट हो गया है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, क्या जो चेंजेस हैं वो बॉडी में आएंगे, क्या जो आपको है वो साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे। पहला साइन एंड सिम्टम्स, ब्लर विजन होगा, हर चीज धुंधली आपको दिखाई देगी, ब्लर दिखाई देगी। नेक्स्ट है डिक्रीज कलर परसेप्शन, आप कलर्स को परसीव नहीं कर पाएंगे, आप कलर्स को पहचान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कलर परसेप्शन है वो भी क्या होगा, वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, आप किसी चीज को क्लियरली नहीं देख पाएंगे, क्या होगा कि मतलब हर चीज बहुत ब्लरी में आपको दिखाई देगी, बहुत ब्लरिंगनेस होगी। तो यहाँ पे आपकी जो विजुअल एक्यूटी है, जो आपकी शार्पनेस है, अभी नॉर्मल आई में जो आप जितनी चीजें शार्पली देख लेते हैं कि ये तो पेन पड़ा इतनी दूर पे, पेंसिल पड़ी है, तो वो चीजें यहाँ पे क्या होंगी, कैटरैक्ट की कंडीशन में कम हो जाएंगी। नेक्स्ट है पुअर विजन एट नाइट, नाइट के टाइम पे आपका विजन बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके लेंस में क्लाउडीनेस हो गई है, कैटरैक्ट फॉर्म हो गया है, इसकी वजह से। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया मींस लाइट सेंसिटिविटी। लाइट से आपको बहुत क्या होगा कि मतलब दिक्कत होगी जब आप लाइट के कांटेक्ट में आएंगे, तो मतलब फोटोफोबिया होगा आपको, लाइट सेंसिटिविटी जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, बहुत ही चमकीली जो आपकी मतलब क्या होगी कि रूम में जो आपके चमकीले बल्ब वगैरह होंगे या फिर एलईडीज होंगी, वो आपकी आई को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगी, पेन क्रिएट कर सकती हैं। तो क्या होगा कि ग्लेयर लाइट जो होती है उनसे आपको जो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी, वो आपकी आई को बहुत प्रॉब्लम करेंगी। डबल विजन इन द अफेक्टेड आई, जिस आई के लेंस में प्रॉब्लम है, जिस आई के लेंस मतलब जिस आई में आपको कैटरैक्ट हो गया है, तो उस आई से आपको हर चीज डबल दिखाई देगी, हर चीज आपको डबल दिखेगी। फॉर एग्जांपल आपके सामने बॉटल पड़ी है तो वो आपको दो दो दिखाई देंगी, तीन तीन भी दिखाई दे सकती है। यहाँ पे मतलब यही सिंपल सी बात है कि आपका जो विजन हो जाएगा वो ब्लरी हो जाएगा, एज वेल एज क्या होगा कि वहां पे डबल विजन भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है व्हाइट पिपल्स, और आपके पिपल्स का कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, पहला है हमारा ब्लर विजन, डिक्रीज कलर परसेप्शन, कलर को परसीव करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपकी विजुअल एक्टिविटी शार्पनेस है जो देखने की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। नाइट के टाइम पे आपका विजन बहुत ही पुअर हो जाएगा, लाइट सेंसिटिविटी होगी, आपको लाइट में जाने से आपको दिक्कत होगी, ग्लेयर से बहुत ज्यादा मतलब चमकीली लाइट से आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। डबल विजन होगा आपका, जिस आई में आपको अफेक्शन है, मतलब जो आई आपकी अफेक्टेड है उस आई से आपको डबल विजन दिखेगा और आपकी प्यूपल्स व्हाइट होंगी।
तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। सो हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट हमारे पास आएगा, हम उसका पूरा अच्छे से विजुअलाइज करेंगे। पहले उसका नेम पूछेंगे, एज पूछेंगे, कहाँ से आया है, फिर उसे पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको जो है वो मतलब आपको फील हो रहे हैं। तो वो बताएगा कि मैडम या सर मुझे इतने दिन से क्या हो रहा है कि ब्लर दिखाई दे रहा है, या फिर मेरी आंख में पेन हो रहा है, या फिर मुझे रात में देखने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ज्यादा लाइट में जाने से प्रॉब्लम हो रही है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो आपका आई स्पेशलिस्ट है वो अच्छे से क्या करेगा, सारा आपको विजुअलाइज करेगा कि आपकी आई में रेडनेस तो नहीं है, आपका मतलब क्या है, लेंस को अच्छे से चेक करेगा कि आपकी नॉर्मल आई से जो अफेक्टेड आई उसमें वेरिएशन चेक करेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। प्यूपल्स को अच्छे से चेक करेगा, साथ ही साथ इन्फेक्शन जैसी चीज तो नहीं होगी, आई में इन्फ्लामेशन तो नहीं है, तो पूरा अच्छे से क्या करेगा, वो विजुअलाइज करेगा। नेक्स्ट आता है विजुअल एक्यूटी टेस्ट। सो विजुअल एक्यूटी टेस्ट में क्या है कि विजुअल एक्यूटी टेस्ट में आपका आपकी विजुअल एक्टिविटी को देखते हैं कि आप कितना अच्छे से देख पा रहे हैं चीजों को, कितना क्लियरली आप विजन कर पा रहे हैं, साथ ही साथ कितना शार्पली आप चीजों को क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं। आई एग्जामिनेशन करेंगे, टोटल आपका पूरा अच्छे से आई एग्जामिनेशन किया जाएगा थ्रू द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में ब्राइट लाइट का यूज करके आपकी पूरी आई को एग्जामिन करते हैं, और इसमें स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में कैटरैक्ट की कंडीशन में क्या होगा कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी होगा, किसके लिए, फॉर टेस्टिंग द आइरिस इन रेटिना। क्यों होगा स्लिट लैंप एग्जामिनेशन बिटवीन, कब, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करेंगे हम, कहाँ पर, किस चीज के लिए, ताकि हम क्या करें कि जो हमारा आइरिस और रेटिना है उसको अच्छे से हम टेस्ट कर पाए। So these are the diagnostic evaluation which include history collection, physical examination, visual acuity test, eye examination, slit lamp examination. Next है management. अब हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, मतलब इसका मैनेजमेंट प्रोसीजर क्या है, अगर कोई पेशेंट इसको कैटरैक्ट हो गया है तो हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो पहला आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। कैटरैक्ट में मेनली सर्जिकल मैनेजमेंट ही हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। क्या है, इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा कि इन द सर्जरी द इंटायर लेंस, पूरा लेंस हम इसमें क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, पूरा का पूरा इंटायर लेंस, जैसे कि न्यूक्लियर, कॉर्टेक्स एंड कैप्सूल, इन तीनों को रिमूव कर देंगे, एंड वेरी फाइन स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू क्लोज द इंसिजन। क्या होगा यहाँ पर कि इस सर्जरी में इंटायर लेंस को क्या इंक्लूड कर रहा है, न्यूक्लियस को, कॉर्टेक्स को और कैप्सूल को, इसको रिमूव करेंगे और बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। मतलब कि ऐसा, मतलब जो भी जिस भी चीज का हम यूज कर रहे हैं, जैसे जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर में उनका यूज करेंगे इंसिजन को क्लोज करने के लिए। किसमें, इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। इन एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन अपोजिशन ऑफ द लेंस एंड न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स। इसमें क्या होगा कि इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारा न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स है, सिर्फ इसी को हम रिमूव करते हैं, बाहर के पार्ट को सिर्फ कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे। द पोस्टीरियर कैप्सूल एंड जेनुलर सपोर्ट्स आर लेफ्ट इंटैक्ट। जो मतलब पोस्टीरियर पिछले भाग जो है, जैसे कि कैप्सूल हो गया, जो जेनुलार्स हो गए, वो क्या करेंगे कि उनको हम सपोर्ट कर देंगे, मतलब उनको हम वहीं पे लेफ्ट रहने देंगे, छोड़ देंगे, ताकि वो क्या करें, सपोर्ट कर सके आई को। तो यहाँ पर सिर्फ हम न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स को रिमूव कर रहे हैं, बाकी का जो कैप्सूल और जेनुलार्स है उनको नहीं हम रिमूव करेंगे, वो उनको हम वहीं पे इंटैक्ट रहने देंगे। नेक्स्ट है लेंस ट्रांसप्लांटेशन। लेंस ट्रांसप्लांटेशन में क्या है कि आफ्टर अ रिमूवल ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस द पेशेंट आई इज रिप्लेस्ड विद अ न्यू लेंस टू सी क्लियरली। जब हमने इसमें क्या करते हैं, लेंस ट्रांसप्लांट में क्रिस्टलाइन लेंस को रिमूव कर देते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस को रिमूव करने के बाद पेशेंट को एक हेल्दी लेंस के साथ क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं। न्यू लेंस को हम क्या करेंगे, आई में मतलब ट्रांसप्लांट कर देंगे, ताकि पेशेंट का जो विजन है वो क्लियर हो जाए, वो क्या है कि बेटर तरीके से जो है वो देख सके।
एग्जाम्पल है कॉन्टेक्ट लेंसेज एंड इंट्राओकुलर लेंसेज इम्प्लांट, IOL मीन्स इंट्राओकुलर लेंसेज इम्प्लांट। प्री ऑपरेटिव आई ड्रॉप्स, उसी के साथ मतलब कि प्री ऑपरेटिव आई ड्रॉप, ऑपरेशन से पहले आई ड्रॉप्स भी हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, जैसे कि ट्रोपासिमाइड, माइड्रियासेल, जो कि डायलेटिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, डायलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो फैसिलिटेट सर्जरी को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोप्लेगिक साइक्लोपेंटोलेट। क्या है, साइक्लोप्लेगिक साइक्लोपेंटोलेट नाम का जो मतलब हम आई ड्रॉप जो है वो भी एडमिनिस्टर करेंगे, जिसको हम साइक्लोजी भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो सिलियरी मसल्स होती हैं हमारी आई की, उनको पैरालाइज कर देते हैं। क्या करते हैं कि जो हमारी मसल्स होती हैं, सिलियरी मसल्स होती हैं, उनको क्या करेंगे, ये कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं फोटो इमल्सिफिकेशन पर। फोटो इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि द यूज ऑफ हाई एनर्जी, इसमें हाई एनर्जी का हम यूज करते हैं। किसका, हाई एनर्जी का यूज करेंगे। अब वो हाई एनर्जी किस चीज की होगी, साउंड वेव की। साउंड वेव्स तो होती है उनका, मतलब जो साउंड वेव हाई एनर्जीज होती है उनका हम यूज करेंगे, जिनको फोटो इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्मॉल इंसिजन इज सेल्फ सीलिंग एंड टाइटली क्लोज बाय प्रेशर। स्मॉल इंसिजन करेंगे और साउंड वेव हाई एनर्जी का यूज करेंगे और बाद में उसको टाइटली क्लोज कर देंगे बाय प्रेशर। So this is the surgical management of cataract which include intracapsular cataract extraction, जिसमें क्या करते हैं कि पूरा लेंस रिमूव कर देते हैं, जो इंक्लूड करता है हमारा न्यूक्लियस को, कॉर्टेक्स को और कैप्सूल को। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन में हम सिर्फ न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स को रिमूव करेंगे। इसमें हम जो कैप्सूल और जेनुलार्स है उनको वहीं का वहीं रहने देंगे, उनको रिमूव नहीं करेंगे। लेंस ट्रांसप्लांट में क्रिस्टलाइन लेंस को रिमूव करके वहां पर हेल्दी लेंस को क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं ताकि पेशेंट अच्छे से देख सके। फोटो इमल्सिफिकेशन में क्या करते हैं, स्मॉल इंसिजन करते हैं, फिर सेल्फ सीलिंग कर देते हैं और प्रेशर का यूज करके टाइटली क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर साउंड वेव्स का, हाई एनर्जी साउंड वेव्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव केयर, मतलब सर्जरी से पहले हम पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड करेंगे। प्री ऑपरेटिव केयर का मतलब है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। याद रखिएगा बच्चों, प्री मतलब पहले है और पोस्ट मतलब बाद में। तो यहाँ पे प्री ऑपरेटिव केयर, तो ऑपरेशन से पहले हम पेशेंट को क्या मतलब क्या केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। द पेशेंट प्री ऑपरेशन बिगिंस विद एप्रोप्रिएट हिस्ट्री कलेक्शन। प्री ऑपरेटिव केयर हमारी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही हम उसका हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हैं, वैसे ही हमारी प्री ऑपरेटिव केयर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म फेस स्क्रब एंड वेट आईलैशेस बिफोर एडमिशन इन द ऑपरेटिंग अंडर। क्या करेंगे कि यहाँ पर हम पेशेंट को बोलेंगे कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले अपनी आईलैशेस, अपनी फेस, मतलब ओवरऑल फेस को अच्छे से वॉश कर लें फेस स्क्रब का यूज कर कर। एडमिशन हो गया तो ऑपरेटिंग, मतलब कि ऑपरेशन में जाने से पहले ही आपको अपना जो फेस स्क्रब वगैरह है वो कर लेना है। नेक्स्ट है मॉनिटर एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, विच इंक्लूड ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन। These are all vital signs you have to monitor and record of the patient before surgery. सर्जरी से पहले, क्योंकि अगर जरा सा भी पेशेंट का बीपी हाई हो गया या लो हो गया तो सर्जरी नहीं हो सकती है। पेशेंट के सारे वाइटल साइंस स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें जरा सा भी वेरिएशन जो है वो सर्जरी को पोस्टपोन कर सकता है। तो आपको उनको रेगुलर मॉनिटर एज वेल एज रिकॉर्ड करते रहना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट द इवेंट्स एज दे विल टेक प्लेस इन द ऑपरेटिंग रूम, take place in the operating room to reduce the anxiety. यहाँ पर क्या करेंगे हम कि पेशेंट को सारे इवेंट्स के बारे में बताएंगे कि आप अंदर जाएंगे तो आपको इतने डॉक्टर्स मिलेंगे, इतनी नर्सेज होंगी, आपको वहां पे मतलब क्या होगा कि वहां पर मतलब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, आपको डरना नहीं है, आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा, आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका ऑपरेशन जो है वो डन हो गया है। एक एक इवेंट आपको पेशेंट को बताना है ताकि पेशेंट जो है वो ऑपरेशन थिएटर में जाए तो उसे घबराहट ना हो, उसका बीपी अप डाउन ना हो। जब हर चीज उसे पहले से ही पता होगी कि हाँ मुझे तो नर्स ने पहले ही बता दिया था कि हाँ यहाँ पर इतने लोग होंगे, इतने डॉक्टर्स होंगे, इतने नर्सेज होंगी, इतने इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ऐसे एनेस्थीसिया दिया जाएगा,
ऐसे मेरा ऑपरेशन होगा। जब सब चीजें उसे पहले ही पता होंगी तो उसकी जो एंजाइटी का जो लेवल है वो डिक्रीज रहेगा और उसके वाइटल्स में भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा, उसको डर भी नहीं लगेगा। तो हर चीज आपको उसे अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ऑपरेशन हो गया, पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया, अब एज अ नर्स आप क्या केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे अपने पेशेंट को। सो आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी मोस्ट पेशेंट्स आर डिस्चार्ज विद इन फ्यू आवर्स इमीडिएटली। पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ पेशेंट आफ्टर कैटरैक्ट केयर सर्जरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या होता है कि कैटरैक्ट सर्जरी जो होती है उसको परफॉर्म होने के बाद कुछ पेशेंट्स होते हैं वो एक दिन रुकते हैं और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मतलब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे होते हैं, उनको कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। तो कैटरैक्ट पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या इंक्लूड होती है, तो पहला है कि हमारा प्लेस पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन विदाउट अ पिलो। कुछ आवर्स के लिए पेशेंट को हम क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन में लेटे रहने देंगे। नॉर्मली मतलब सीधा लेटता है, इसमें पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटे रहने देंगे विदाउट अ पिलो। इसमें हम पेशेंट को पिलो प्रोवाइड नहीं करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट पोजीशन में पेशेंट को लेटना है। टेक अ वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑपरेशन से पहले वाइटल साइंस लेना और ऑपरेशन के बाद में भी वाइटल साइंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट पॉइंट है, याद रखना है नर्सेस को। टेक अ वाइटल साइन इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद तुरंत ही क्या करना है, यहाँ पर आपको वाइटल साइंस जो है उनको लेना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्नीजिंग, कफिंग एंड स्ट्रेनिंग बिकॉज दिस एक्शन में इंक्रीज द IOP। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जितना हो सके उतना आपको कफ नहीं करना है, स्नीज नहीं करना है, ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना है, हेड मूवमेंट नहीं करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपने ज्यादा कफ किया, स्नीज किया, हेड को ज्यादा मूव किया तो आपका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है आई का वो इंक्रीज हो जाएगा, जो क्या कर सकता है आपकी सर्जिकल साइट पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एडवाइस पेशेंट टू स्लीप ऑन द अनऑपरेटेड साइड। पेशेंट को बोलेंगे कि जो साइड आपकी ऑपरेट नहीं हुई है, मींस अगर आपकी राइट साइड ऑपरेट हुई है, लेफ्ट साइड जो है आई की वो ऑपरेट नहीं हुई है, तो आपको लेफ्ट साइड पर लेटना है, राइट साइड पर नहीं लेटना है। मतलब एडवाइस पेशेंट टू स्लीप ऑन द अनऑपरेटेड साइड, क्योंकि अगर आप ऑपरेटेड साइड पर लेटेंगे तो वो वहां पर पेन भी क्रिएट होगा, साथ ही साथ क्या हो सकता है उसी के साथ वहां पे जो सूचर्स वगैरह जो भी होंगे वो भी क्या हो सकते हैं कि उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको अनऑपरेटेड साइड पर ही लेटना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, एंटी इंफ्लामेटरी टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन आफ्टर सर्जरी। एंटीबायोटिक सर्जरी देंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो और साथ ही साथ एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देंगे ताकि इन्फ्लामेशन और पेन ना हो। इसी के साथ हम पेशेंट को और भी चीजें एडवाइस करेंगे जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन एज अ नर्स बेसिक सी चीजें हैं, मैं आपको ओरली बता देती हूँ। हमें पेशेंट को बोलना है कि सनलाइट में नहीं जाना है। कब? सर्जरी के बाद ज्यादा टाइम तक आपको सनलाइट में नहीं रहना है। डस्ट पार्टिकल्स आपकी आईज में नहीं जाने चाहिए। हमें हमेशा क्या करना है कि अगर आप अपनी आई को टच कर रहे हैं तो हैंड्स को वॉश करके ही टच करना है, क्योंकि इन्फेक्टेड हैंड्स जो है वो वापस से क्या कर सकते हैं, आई में इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी फेस पे टॉवल को यूज कर लिया है तो दोबारा आप उसको वॉश करके ही यूज करेंगे फिर से, क्योंकि वो तो अफेक्ट हो गया है ना टॉवल, उसमें तो क्या हुआ कि वो इन्फेक्टेड हो गया है। तो क्या करना है कि हमेशा आपको एक बार वॉश यूज करके दोबारा वॉश करके उसको यूज करना है। ज्यादा आपको क्या करना है कि स्पाइसी चीजें भी नहीं खानी है और ज्यादा आपको कोई भी फोकस नहीं करना है जब तक क्या हो रहा है कि आप जो है बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हो जाते या फिर आपकी जो सर्जिकल साइट है वो प्रॉपरली हील नहीं हो जाती है। नेक्स्ट है होम केयर। अब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो अब जो है कि हमें बताना है पेशेंट को आपको घर पे क्या क्या केयर जो है वो करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है होम केयर पेशेंट के लिए। सो इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स हाउ टू इंस्टिल आई ड्रॉप। पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि कैसे आपको आई ड्रॉप जो है वो आंखों में डालना है। तो पेशेंट को बताएंगे कि आपको सुपाइन पोजीशन में लेटना है और उसी के साथ आपको जो है इनर मतलब आपको बाहर इधर आउटर कैंथस में आपको आई ड्रॉप नहीं डालना है, क्योंकि वो तो क्या होगा आपने डाला और निकल गया, कोई फायदा ही नहीं होगा। तो हमेशा आपको क्या करना है कि हेड को थोड़ा सा एलिवेट करना है, उसी के साथ आपको इनर कैंथस में मतलब अंदर की साइड जो है आप आई ड्रॉप जो है वो इंस्टिल करेंगे। इंस्ट्रक्ट पेशेंट नॉट गो टू डस्टी एंड स्मोकिंग एनवायरनमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि आपको स्मोकिंग और डस्टी एनवायरनमेंट में नहीं जाना है। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि हमें इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि आपको डस्टी और स्मोकिंग एनवायरनमेंट में नहीं जाना है।
इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू बेंड, पेशेंट से कहेंगे कि आपको झुकना नहीं है, हम पेशेंट से बोलेंगे कि आपको जो है वो झुकना नहीं है, स्ट्रिक्टली हम अवॉइड करेंगे और स्ट्रिक्टली हम पेशेंट को वार्न करेंगे कि इससे अगर आप ज्यादा झुकेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रेस्ट्रिक्ट रीडिंग एंड अदर आई वर्क एंड वॉचिंग टीवी, जब तक आपकी आई बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती है तब तक आपको कुछ भी नहीं रीड करना है, ना आपको टीवी देखना है और ना ही आपको कोई ऐसा काम करना है जो आपकी आई पर वर्कलोड करे। अवॉइड गोइंग आउट इन सन एंड वियर द ग्लासेस टू प्रिवेंट फोटोफोबिया, सन में ज्यादा धूप में नहीं जाना है, साथ ही साथ क्या करना है कि आप ग्लासेस जो है आई ग्लासेस को आपको पहनना है ताकि फोटोफोबिया मतलब जो भी लाइट सेंसिटिविटी है आप उससे बच सके। कीप आई क्लीन एंड कंटिन्यू आई ड्रॉप, इट पेन रेडनेस डिस्चार्ज इज प्रेजेंट, रिपोर्ट टू डॉक्टर इमीडिएटली। क्या है कि यहाँ पर आपको अपनी आई को क्लीन रखना है और कंटिन्यू करने हैं जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब आपको मतलब दिए हैं आई ड्रॉप्स वगैरह, उनको कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आपको रेडनेस हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है या फिर अब कोई भी आपको पेन जो है वो कम नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से इमीडिएटली मीटअप करना है, फॉलो अप करना है। आप उन्हें बताएं कि मतलब सर्जरी के बाद भी और ऑइंटमेंट के बाद भी क्या हो रहा है कि मेरा पेन नहीं कम हो रहा है, मेरी रेडनेस नहीं कम हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है आपको डॉक्टर से इमीडिएटली मीटअप करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैटरैक्ट। तो हमने पढ़ा कि कैटरैक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ओपासिफिकेशन हो जाता है लेंस का, मींस क्लाउडीनेस फॉर्मेशन हो जाती है हमारी लेंस की, जिसकी वजह से जो लाइट है वो हमारी आई में प्रॉपरली जा नहीं पाती है और हमारा जो विजन है वो अफेक्टेड हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है बच्चों। तो अगले नए टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए और उनको अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें हमारी वीडियो में। थैंक यू सो मच।